गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये स्कूल के लिए तो है ही, साथ ही जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है, पहला जो पार्ट है उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो जिस तरह से इतिहास में हम लोग चीज़ें देखते हैं हिस्ट्री के अंदर कि क्या होता है, कहाँ, कैसे, ये सब चीज़ों का फाइंड करते हैं ना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे मन में। राशिदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी मतलब हेडलाइन, ठीक है, पर पड़ी। 100 साल पहले। न्यूज़पेपर में जो ब्लैक बोल्ड अक्षर में होता है ना हेडलाइन, वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कि 100 साल पहले की घटना जो है वो कैसे पता चलती है। तो इन सब के बारे में कैसे पता लगाए, ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से भी बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब याद हो। हम पूछते हैं ना किसी को कि आपको साल भर पहले की बात पता है क्या, उस दिन क्या हुआ था, ऐसे। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है, लेकिन कई 100 सालों पहले क्या हुआ था ये हम कैसे पता करें। तो क्वेश्चन ये आता है कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे पुराने टाइम में, ठीक है, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों मतलब जो शिकार करते हैं यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों यानी किसानों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो हम इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो देखिए, आप लोगों के मन में भी ये आता होगा कि पुराने लोग हैं वो किस तरह से रहते होंगे। आपके घर में जो बड़े हैं आप उनसे भी पूछते होंगे कि आप पुराने टाइम में कैसे रहते होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लोग कहाँ रहते थे, मानचित्र 1 यानी पेज नंबर 2 पे देखेंगे जो मैप बना हुआ है फर्स्ट नंबर का। नर्मदा नदी का पता लगाना, ठीक है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है कलेक्टिव, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जंगलों में जो भी चीज़ें मिलती है ना उनके बारे में। अपने भोजन के लिए वे जड़ों को, फलों को और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करता था, मतलब उनको इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। तो पुराने जो लोग हैं वो जंगलों पे ही डिपेंड थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए, मैप में देखना है, अभी हम देखेंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो देखिए, यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिए कि 8000 वर्ष पूर्व जो लोग थे वो क्या उगाते थे, ठीक है। या सबसे पहले लोगों ने जो है ना किस फसल को उगाना स्टार्ट किया था, तो गेहूँ और जौ को। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान जहाँ देखिए सबसे पहले जो चावल उपजाया गया था ना, वो स्थान कौन से है, विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य जो पहाड़ है ना उसके उत्तर में। देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर नर्मदा जो नदी है ना वो देखते हैं। तो देखिए, ये रही सेंट्रल के अंदर नर्मदा नदी, उसके बाद में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, ठीक है, और इधर ये गारो की पहाड़ियाँ, ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये सारा का सारा मैप दे रखा है। देखिए, ये विंध्य पहाड़ी के ऊपर उत्तर की तरफ, ठीक है। तो ये जो एरिया था यहाँ पे चावल जो है वो सबसे पहले उगाए जाने लगे, ठीक है। तो ये आज हम इसको किस तरह से देखते हैं, नॉर्थन प्लेन्स, ठीक है, नॉर्थन प्लेन्स में देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, ठीक है। देखिए, हम देखते हैं मानचित्र के अंदर
और ये देखिए सिंधु रिवर है, और ये इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। सहायक मतलब होती है जो आसपास से आगे फिर इसके अंदर मिल जाती है। सहायक सतलुज नदी, रावी, ये चेनाब, झेलम, ये इसकी व्यास, ये इनकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। देखो सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है कि जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। देखिए नदियों के किनारे पे जो है ना नगर बसे थे। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ इधर बॉक्स में दे रखा है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। मानचित्र 1, दक्षिण एशिया यानी कि आधुनिक भारत। देखिए भारत जो है ना वो दक्षिण एशिया का पार्ट है, ठीक है। तो आधुनिक भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सारे के सारे दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। ये एक उपमहाद्वीप के रूप में कहलाता है, क्योंकि ये जो दक्षिण एशिया का जो पार्ट है ना वो काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा है क्षेत्रफल के अंदर, ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदी, देखिए सोन का पता लगाना है। देखिए हम मानचित्र के अंदर देखते हैं, ये गंगा है और ये इसकी सहायक नदी सोन है, ठीक है। ये यहाँ पे गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध जो वर्तमान में कहाँ है, बिहार नाम से जाना जाता था। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। देखिए पुराने टाइम के अंदर जो मगध था ना वो सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये जो एरिया है ना यहाँ था मगध, तो काफ़ी जो पावरफुल था ये। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यहाँ जोखिम भरी यात्रा होती थी, ठीक है। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, कठिनाई होती थी, लेकिन फिर भी वो लोग जाते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में जाते तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। तो ये कारण बताएं कि किन कारण से जो लोग हैं उनको यात्राएं करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो इस तरह से जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में, देखिए उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे, ठीक है। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। देखिए एक व्यक्ति होता है वो दूसरी जगह जाता है तो पहले अपना कल्चर लेके जाता है, फिर दूसरी जगह जाता है तो वहाँ के कल्चर को भी सीख लेता है और वहाँ के लोगों को अपने कल्चर के बारे में बताता है, और वो लोग उसके कल्चर से कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो लोग होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह की चीज़ों को स्वीकारते हैं या फिर सीखते हैं। आज भी ऐसा ही होता है, हम कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के जो रहन सहन होता है, वहाँ के जो तौर तरीके होते हैं उनको हम लोग मानते हैं या फॉलो करते हैं, और हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो हमारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, देखिए उस टाइम के रीजंस तो बता दिए क्यों जाते थे, आज क्यों जाते हैं लोग। एक बार फिर से मानचित्र एक देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर की तरफ हिमालय है और जो दक्षिणी भाग है उसके अंदर समुद्र तट है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। देखिए जिसकी कुछ करने की चाह होती है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम थे, आज तो फिर भी बहुत सारे साधन हैं,
लेकिन उस टाइम तो नहीं थे, फिर भी लोग पार कर लेते थे इनको। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने ठीक है, पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह जो लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, देश के नाम देखिए, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए। इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अपने एटलस में, एटलस होता है ना मानचित्रों वाली बुक जिसमें सारे मैप दिए हुए होते हैं, ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, देखिए सिंधु को जो है ना हिंदोस और इंदोस, मतलब इस तरह से उन्होंने उनका उच्चारण किया था, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो यहाँ से आप लोग अंडरलाइन कीजिए कि ईरानी और यूनानी जो थे ना, इन्होंने हिंदोस और इंदोस शब्द का प्रयोग किया था और इंडिया भी कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुराने कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो देखिए इसके देश का जो नाम है ना, इसके अंदर से ये कि जो ईरानी और यूनानी आए थे ना, इन्होंने इंदोस और इसके पूर्व की तरफ का जो मैदान था उसको इंडिया कहा था। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग समझते हैं कि जो सिंधु नदी थी, ठीक है, देखिए ये सिंधु रिवर है। ठीक है, ये सिंधु रिवर है, सिंधु नदी है, और इसके पूर्व का तल देखिए, जब मानचित्र होता है तो उसके अंदर ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो सिंधु के पूर्व का जो भाग था, मतलब कि इंडिया, अभी हमारा वर्तमान का भारत, तो इसको उन्होंने इंडिया कहा था यूनानियों ने। ठीक है,